हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वित्त के स्रोत का अगला टॉपिक है आड़त, उसके बारे में बताऊंगी। आड़त एक ऐसी वित्त संबंधी सेवा है जिसमें आड़तिया विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है ना। आड़त एक सेवा के रूप में है और जो ये सेवा प्रदान करता है उसे आड़तिया कहता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। उसमें पहला आता है विपत्रों को भुनाना एवं ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना। इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के कारण जो प्राप्य बिल होते हैं ना, है ना, उनको निश्चित कटौती पर फैक्टर को बेच दिया जाता है। जो ये फैक्टरिंग की सुविधा प्रदान करता है इसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे प्राप्य बिल होते हैं ना, तो निश्चित अवधि को होते हैं। उससे पहले अगर हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम इसको कटौती पर इस फैक्टर को हम बेच देंगे। ठीक है ना, और पैसा प्राप्त कर लेंगे। सभी साख नियंत्रण विक्रेता से उधार वसूली का उत्तरदायित्व भी फैक्टर का होता है, यानी कि ग्राहकों से जो हमें लेना है, जो उधार माल हमने बेचा है, उससे जो पैसा वसूल करना है, उसकी वसूली का दायित्व भी ये फैक्टर का होता है। एवं फर्म को अप्राप्य ऋणों के कारण जो हानि होती है उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये जो आड़तिया होता है ना, तो ये क्या करता है, एक तो हमारे जो में प्राप्य बिल होते हैं उसको भुनाने की सुविधा भी देता है। दूसरा, जो हमारी लेनदारियाँ होती है उसको वसूल करने का कार्य भी ये करता है। फैक्टरिंग की दो विधियाँ होती हैं। पहला है आलंबन सहित फैक्टरिंग और आलंबन रहित फैक्टरिंग। आलंबन सहित फैक्टरिंग में ग्राहक को अप्राप्य ऋणों की जोखिम से सुरक्षा नहीं दी जाती, यानी कि वसूली तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं देता है कि सारी वसूली हो जाएगी, ऐसी गारंटी नहीं देता है। जबकि आलंबन रहित फैक्टरिंग में फैक्टर साख के कारण पूरे जोखिम को वहन करता है, यानी कि लेनदारी उसको प्राप्त हो जाए तो ग्राहक को बीजक की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि उसमें वो जोखिम को वहन करने की सुरक्षा भी देता है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। एक तो विपत्रों को भुनाने का, यानी डिस्काउंट पे भुनाना, और दूसरा जो ग्राहकों की लेनदारी है उसको वसूल करने का काम ये जो है फैक्टर करता है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना, यानी कि फैक्टर जो होता है ना, ये फर्मों के व्यापार संबंधी इतिहास की पूरी जानकारी रखता है, यानी कि विभिन्न व्यापारियों के बारे में जानकारी रखता है। फैक्टरिंग की सेवाएं लेने वालों के लिए ये मूल्यवान जानकारी होती है। इससे वे उन लोगों से व्यापार करने से बच जाएंगे जो भुगतान के संबंध में खरे नहीं हैं। कहने का मतलब है कि हमें जो है ये वेक्टर ना, ये जो आड़तिया होता है ना, तो ये क्या करता है, हमको मार्केट के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक संस्था होती है ना उसके बारे में जानकारी देता है। कभी क्या होता है, हमें कोई नया व्यापारिक संगठन से कोई लेन देन करना होता है तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है ना, वो भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे संस्थाओं को हम माल बेचे नहीं बेचे इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। फैक्टर वित्त विपणन आदि के क्षेत्र में सलाह भी प्रदान करता है। फैक्टर अपनी सेवाओं के बदले में क्या लेता है, फीस लेता है। यानी सेवाएं जो देता है ना हमको, सलाह की जानकारी जो देता है उसके बदले में फीस लेता है। फैक्टरिंग की सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के फलस्वरूप भारतीय वित्त के क्षेत्र में 90 के शुरुआती दशक में हुई थी। और फैक्टरिंग की सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों में भारतीय स्टेट बैंक, आड़तीय व्यापारिक सेवा लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फॉरमर्स फैक्टर लिमिटेड, इसके अतिरिक्त कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य एजेंसियां भी फैक्टरिंग की सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। ये तो फैक्टरिंग की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। अब इसके गुण क्या है। पहला है फैक्टरिंग के द्वारा कोष जुटाना बैंक जैसे वित्तीय के अन्य माध्यमों से सस्ता होता है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं ना, उससे सस्ता पड़ता है फैक्टरिंग के माध्यम से जो हम वित्तीय सेवाएं लेते हैं। फैक्टरिंग के माध्यम से रोक कर प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपने देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान करता है, यानी कि कैश का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और हमें अगर किसी को भुगतान करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। फैक्टरिंग धन का लचीला स्रोत है, अतः उधार विक्रय से रोकड़ प्रवाह के निश्चित स्वरूप को सुनिश्चित करता है। एक ऐसी लेनदारी जिसे शायद फर्म अन्यथा वसूल नहीं कर पाए उससे भी सुरक्षित करता है। ये लचीला स्रोत है ये, क्योंकि उधार विक्रय जो हमने उधार माल बेचा है उससे वसूली का काम कौन करता है, ये फैक्टर करता है, जिससे क्या है हमें सुरक्षा मिलती है। ये फर्म की संपत्ति पर कोई भार पैदा नहीं करता। भार है कोई, हमारे को प्रभार नहीं है, कुछ संपत्ति को गिरवी वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि फैक्टर साख नियंत्रण का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लेता है, इसलिए ग्राहक व्यवसाय के संचालन
क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि हमें जो पैसा ग्राहकों से वसूल करना है उसकी जिम्मेदारी ये फैक्टर ले लेता है, जिससे क्या होता है, जो व्यवसायी होता है ना, वो अपना ध्यान दूसरे कार्यों पर लगा देता है। उसे पैसे वसूल करने की चिंता उसको नहीं रहती है। सीमाएँ क्या है इसकी? जब बीजक राशि छोटी हो और बड़ी संख्या में हो तो ये स्रोत खर्चीला होता है, यानी कि जब हमारी अमाउंट जो हमें वसूल करनी है वो छोटी राशि हो और हमारे जो बड़ी संख्या में हो, मतलब बहुत ज़्यादा बिल हो, है ना, तो ये खर्चीला होता है, इसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर जो है ना वो हमें पैसा लेता है, फ्री में तो कोई सेवाएं देगा नहीं ना। दूसरा है फैक्टर फर्म अग्रिम वित्त सामान्यतः ब्याज की प्रतिशत दर की तुलना में उचित दर से उपलब्ध कराए, यानी कि जो हम दूसरे से ब्याज वित्त उधार लेते हैं ना, उसकी तुलना में इनकी ब्याज की दर क्या होती है, थोड़ी ऊँची होती है। फैक्टर ग्राहक के लिए तीसरा पक्ष होता है और ये संभव है कि वे इससे व्यवहार करने से सहजता अनुभव होने के लोग पसंद नहीं करते हैं, सहजता अनुभव नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, ये थे इसकी दोष या सीमाएं। अब अगला टॉपिक आता है लीज वित्तीय। लीग अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष यानी कि संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार देता है। कहने का मतलब है, इसमें संपत्ति का स्वामी होता है ना, तो वो क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देता है और संपत्ति का स्वामी पट्टाकार कहलाता है, जबकि संपत्ति का उपयोगकर्ता पट्टाधारी कहलाता है। यानी कि जो संपत्ति किराए पर देता है ना, उसको तो कहते हैं पट्टाकार, और जो संपत्ति का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, पट्टाधारी, है ना। पट्टाधारी पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है, जिससे पट्टा किराया कहते हैं। यानी कि जो संपत्ति का उपयोग करता है ना, उसके बदले में उसे किराया चुकाना पड़ता है, उस उपयोग के बदले में, है ना, उसे पट्टा किराया कहते हैं। लीज की व्यवस्था के नियमन के लिए शर्तें लीज अथवा पट्टा अनुबंध में जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट होता है उसमें जो भी शर्तें वो लिखी जाती है। लीज अथवा पट्टे की अवधि के अंत में अवधि के अंत में जो है पट्टाकार के पास जो है संपत्ति वापस चली जाती है। और जनरली क्या होता है, वित्त के फर्म के आधुनिकीकरण विविधीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है ना, वो चेंज होती रहती है कई बार, तो हम क्या संपत्ति खरीद नहीं सकते, संपत्ति खरीदने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पट्टाकार होता है ना, वो संपत्ति, जिसके पास पैसा होता है वो संपत्ति खरीद लेता है और वो किराए पर दूसरों को उपयोग करने के लिए दे देता है। इस प्रकार वित्तीय की ऐसी संपत्ति को क्रय करने के लिए ऐसी प्रचलित है जो तीव्रता से बदलते हुए तकनीकी विकास के कारण शीघ्र अप्रचलित हो जाती है, यानी कि जिसमें आए दिन चेंजेस होते थे, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, ऐसी वस्तुओं के का जो है इसमें उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम किराए देके उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम खरीदे तो हमारे महंगा पड़ता है। जैसे कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर है, पट्टे पर लेने के निर्णय लेने से पहले संपत्ति को पट्टे पर क्रय करने अथवा संपत्ति को ही क्रय करने के लिए मध्य तुलना करना, यानी कि हम अगर पट्टे पर किराए पर संपत्ति ले रहे हैं, अगर उसकी क्रय वैल्यू और किराया दोनों का पहले मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा किराया ज़्यादा पड़ जाए और इसमें जो संपत्ति खरीद ले हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये था आपका लीज वित्तीयन। समझ में आया होगा। लीज वित्तीयन का मतलब यही होता है, संपत्ति का जो स्वामी होता है वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को करने के लिए देता है और बदले में किराया प्राप्त करता है। तो इससे जो संपत्ति का उपयोग करने वाला होता है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि उसको संपत्ति के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, किराए पर संपत्ति उपयोग के लिए मिल जाती है निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब इसके गुण क्या है, इसके कारण पहला है पट्टाधारक को कम निवेश कर संपत्ति प्राप्त होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल किराया के रूप में राशि देनी पड़ती है। दूसरा, सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन क्या होता है, आसान हो जाता है, यानी ईजी है, इसमें थोड़ा संपत्तियों का जो वित्त
करना वो आसान होता है। तीसरा है पट्टा धारक द्वारा भुगतान किया गया लीज किराया कर योग्य लाभ की गणना के लिए घटाया, यानी कि जो हम किराया का भुगतान करते हैं ना, तो हमारा टैक्सेबल जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से इसको कम कर दिया जाता है, जो टैक्स भी हमारा क्या हो जाता है फिर कम हो जाता है। जो लाभ होता है ना, उसमें से इस किराए को कम कर दिया जाता है, जिससे हमारी टैक्सेबल अमाउंट जो है कम हो जाती है। इसके द्वारा वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम रहता है। इसमें व्यवसाय पर किसी का नियंत्रण वगैरह जो है वो कम नहीं होता, नियंत्रण उसी का रहता है। लीज समझौते से व्यवसाय इकाई की ऋण लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं, कि अगर कोई दूसरी जगह से वो लोन ले रहा है तो उसका लीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पट्टाकार ही अप्रचलन की जोखिम को वहन करता है। अगर कोई संपत्ति अप्रचलित हो जाए या आप काम में लेने लायक नहीं रहे तो इसकी जोखिम किसकी रहेगी? पट्टाकार की रहेगी, है ना। पट्टा धारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए नया अवसर मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या हैं? लीज व्यवस्था संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार से रोक लगाती है। जैसे पट्टाधारक को संपत्ति के किसी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन किया नहीं, यानी कि कई इनकी शर्तें होती है ना, जैसे वो संपत्ति का उपयोग करा तो संपत्ति में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई संशोधन नहीं कर सकता है, ऐसी अनुमति वो नहीं देता है। पट्टे का नवीनीकरण न होने पर सामान्य व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है। अगर हमें पट्टे का नवीनीकरण, यानी कि जितने समय के लिए हमें पट्टे संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार मिला है, अगर बाद वो समय समाप्त हो जाए तो क्या होता है कि अगर उसका नवीनीकरण रिन्यूअल नहीं होता है तो हमारा व्यवसाय संचालन क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाएगा, रुक जाएगा हमारा। उपकरण यदि अनुपयोगी है तो पट्टाधारी लीज अनुबंध को इसकी निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए उच्च राशि का भुगतान है। अगर हमें कई बार जो हमने संपत्ति ली है वो अगर अनुपयोगी है, हमारा समय सीमा से पहले हमें लगता है कि इसको हम उपयोग नहीं करना है, तो उससे पहले ही हमें जो इस अनुबंध को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ता है? उच्च राशि का भुगतान पट्टाधारक को करना पड़ता है। पट्टाधारक संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, इससे उसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिलता। स्वामी तो होता ही नहीं है, जो उसकी वैल्यू होती है, अवशेष मूल्य जो बची हुई वो उसको कभी भी नहीं मिलती। तो ये पट्टे लीज फाइनेंस के संबंध में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक जमा, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।